आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यह सभी क्वेश्चन आपके जी सुपर 100 2026 नीट सुपर 100 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आप अच्छे से सुनें और समझें। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है। आपको प्रश्न ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। उत्तल दर्पण द्वारा, किसके द्वारा, यहां आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो हम आपको बात बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कई प्रकार से पूछा जाता है। आप बाइक चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बगल में जो साइड ग्लास हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे भी घुमा देते हैं आपको। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है। अब देखिए जो आपका प्रश्न है कितना सरल प्रश्न है। इतना सरल प्रश्न है कि आप कहोगे कि सुपर 100 के पेपर में इतने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, इतने ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरणें हैं, जो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तब उसकी गति कम हो जाती है, गति बढ़ जाती है, गति रुक जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर जो है उसकी गति बढ़ जाती है। समझो, इसको ऐसे समझो कि आप सघन में माने भीड़ भाड़ में चल रहे हो। आप भीड़ जैसे ही खत्म होती है, विरल माध्यम शुरू हो जाता है, तो बताओ आपकी गति स्वयं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप कहोगे हाँ हम अब तेज चलने लगे, भीड़ में तो कम चल पाएंगे। भाई साहब ऐसे ही ये प्रकाश है। बताइए कितने सरल प्रश्न होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि सघन माध्यम से बड़े माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति बढ़ जाती है, क्योंकि अपवर्तनांक कम हो जाता है विरल माध्यम का। क्योंकि विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न है किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक की परिभाषा हमने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है। निर्बाध में प्रकाश की गति और उस माध्यम में गति का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसकी परिभाषा बहुत अच्छी हमने आपको बताई थी। आपका अगला प्रश्न देखिए कि आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है। किसी वस्तु को कहाँ रखें कि पर्दे पर 2 गुने आकार का प्रतिबिंब बने। तो इसका सही उत्तर है आपका एकदम करेक्ट 30 सेंटीमीटर। कैसे है वो बताते हैं। आपका अगला प्रश्न है जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, जब जो प्रकाश है कांच से वायु में जाता है माने सघन से विरल में जाता है, तो प्रकाश की जो किरण है अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, नहीं मुड़ती है, अवशोषित हो जाती है। तो सी और डी तो गलत ही है। अब जो बी ऑप्शन है कि अविलंब से दूर मुड़ती है, मतलब अविलंब से दूर हट जाती है, ये सही उत्तर है। अपवर्तनांक में हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरणें जो हैं सघन से विरल में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें सघन से विरल में माध्यम में जाती हैं तो उनकी गति में वृद्धि होती है और अविलंब से दूर हट जाती हैं। अविलंब से दूर हट जाती हैं मतलब अविलंब से दूर मुड़ जाती हैं। इसको आप रट लो। जब प्रकाश किरणें जो बोल दी हमने सघन से विरल भरा, अब इससे आप उल्टा सोचें। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती हैं, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो उनकी गति कम हो जाती है और वह अविलंब की ओर आ जाती हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया है। आपका अगला प्रश्न है कि जब एक प्रकाश किरण किसी लेंस में
प्रमुख अक्ष के समांतर प्रवेश करती है तो वह गुजरती है फोकस से। हमने कितनी बार बताया अपने वीडियोज में, प्रकाश किरण आए कहीं से जाएगी फोकस से, आए कहीं से जाएगी फोकस से। एक बार नहीं, ये हमने 1000 बार बोला होगा अपने लेक्चर वीडियो में, बैच में। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति अवतल दर्पण से, किससे? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण नहीं लिखा है, अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखता है। यह तब संभव है जब उसका चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब उसका चेहरा फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा दिखता है। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है कि आभासी छवि के लिए आवर्धन का मान कितना होता है? तो आभासी छवि के लिए आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक आवर्धन दिखाता है, याद कर लो। सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा धनात्मक मान दिखाता है। आपका अगला प्रश्न है कि नेत्र का वह भाग जो देखने की संवेदना के लिए उत्तरदायी है। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर क्या है? रेटिना है। रेटिना आंख के पर्दे की तरह कार्य करता है, जहां प्रकाश की किरणें केंद्रित होकर प्रतिबिंब बनाती हैं और विद्युत संकेत मस्तिष्क को पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, इस प्रश्न का उत्तर है नेत्र गोलक का लंबा होना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका जी, हर साल आता है। निकट दृष्टि दोष माने इसको अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया, में नेत्र गोलक के लंबा होने के कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो यदि आपने हमारे बैच के वीडियो देखे हैं तो ये सब आसान हैं। निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है, सबको पता है। निकट अवतल, दूर उत्तल। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण तारे अपने वास्तविक स्थान से ऊंचे प्रतीत होते हैं? अपवर्तन के कारण। बाल्टी है, पानी भरा हुआ है, उसमें सिक्का है, तो सिक्का आपको ऊंचा दिखता है, वही भी अपवर्तन के कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का आंसर सबको पता है, लाल। हमने आपको ट्रिक याद कराई थी, बे जानी हपी नाला। बे सबसे नीचा माने बैगनी सबसे नीचे होता है। बे जानी हपी नाला, लाल रंग सबसे ऊपर होता है, माने बाद में आ रहा है। एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इस लेंस की शक्ति क्या होगी? +2 डायोप्टर। कैसे उत्तर आया? तो आप सभी को पता है इसका सूत्र क्या होता है। इसका आपका सूत्र होता है P बराबर 100/F। ठीक है, 100/F माने 100/50, 50 का भाग दे दो, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो +2 डायोप्टर इसका आंसर आता है। यदि किसी व्यक्ति की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर है
तो वह पीड़ित है दूरदृष्टि दोष से। क्योंकि आप सभी को पता है कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की चीजें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, क्योंकि उसका निकट बिंदु दूर चला गया। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, क्योंकि उसका निकट बिंदु जो है दूर चला गया। यदि कोई चालक 2 एम्पीयर की धारा को 30 सेकंड तक वहन करता है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होता है? तो 60 कूलम आवेश उसमें प्रवाहित होता है। बहुत ही सरल है, देखिए Q बराबर IT होता है। आपने याद किया होगा सूत्र, Q आवेश का सूत्र है, तो Q बराबर IT ये होता है। तो I माने विद्युत धारा माने कितनी है? 2 है। इसको हम दोबारा से समझते हैं, अभी फोन आ गया था। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है आपका IT। I विद्युत धारा कितने एम्पीयर की है? 2 एम्पीयर की है। 2 एम्पीयर की है, गुणित कर दो। 30 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 30 दूनी 60। तो ये 60 देखिए आपके सामने। तो देखिए जब गुणा होता है तो 30 दूनी कितना आ गया उत्तर? 30 दूनी 60 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलता है आपका? 60 कूलम। आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक में व्यय विद्युत शक्ति का सूत्र है, फार्मूला है। तो देखिए इसका उत्तर है I²R। तो हमने अपने वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि P बराबर क्या होता है, VI होता है। VI में मान रखोगे आप तो एक मान निकल करके आता है सामने, P बराबर I²R। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो इसका आंसर है आपका C। बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होना ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया है। प्रश्न है, किसी सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो आकार है वो कैसा होता है? तो होता है, इसका उत्तर है बी, वृत्ताकार लूप। यह प्रश्न कई बार आया है। सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री वृत्तों मतलब वृत्ताकार लूप के रूप में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह धारा की दिशा बदलता है। यह धारा की दिशा बदलता है। मतलब जो विभक्त वलय होते हैं हर आधी चक्कर के बाद धारा की दिशा बदलकर निरंतर घुमाव सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर। सौ वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाता है, कुल ऊर्जा की खपत कितनी होगी? होगी 1 वाट। 1 वाट होगी। आपका प्रश्न है, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, तो इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि R बराबर रो एल बटे ए फार्मूला अपन इसमें लगाते हैं, R बराबर रो एल बटे ए। तो आप इन सभी प्रश्नों को हमारे ऐप पर भी दे सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।